दोस्तों, इस कहानी में इंसान की ज़िंदगी की एक कड़वी सच्चाई दर्शाई गई है। एक ऐसा सच जिसे पढ़ते हुए मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। आपसे रिक्वेस्ट है, कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। बाबा को तो इस दुनिया से गुजरे हुए 5 साल हो गए। दयाराम के बेटे ने कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पत्थर का बुत बन गया हूँ। कब कैसे हुआ, खुद मुझे अपने शब्द कांपते हुए महसूस हुए। बीमार थे वो, बहुत बहुत इलाज करवाया, मगर इलाज महंगा था। बस यूं समझो जिंदगी ही इतनी थी। दयाराम का बेटा ये कहते हुए ग्राहक की तरफ बिजी हो गया। वो ग्राहक के लिए चावल तोलने लगा और मैं दुख से शर्म के साथ पानी पानी हो गया। मेरा बचपन का दोस्त इलाज के हाथों इस दुनिया से चला गया और मैं उसके लिए कुछ ना कर सका। थू तेरी दौलत पर चंद्रकांत। मैं बोझल कदमों से उठकर बाहर की तरफ बढ़ा। अरे चाचा रुकिए, वो दूर से चिल्लाया। कोई चाय ठंडा वंडा तो पी लें, उसने बड़े प्यार से कहा। नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ अब। मुझे अपना दिल डूबता महसूस हुआ। दयाराम मेरा बचपन का दोस्त था, बहुत जिंदा दिल इंसान। मुझे अच्छी तरह याद है, 10वीं की परीक्षा के वक्त मेरी फीस के पैसे कम पड़ गए थे तो उसी ने मेरी मदद की थी। हम इकट्ठे खेलते घूमते फिरते और फिर वो अपने पिता के साथ मजदूरी पर लग गया। मगर पढ़ा लिखा होने की वजह से मेरी किस्मत जाग उठी। मैं गरीब माँ बाप का बेटा था। उन्हीं दिनों बीए की परीक्षा से निपटा तो माँ की एक रिश्तेदार जो फ्रांस से आई थी, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते हमारे घर आ पहुंची। उन्हें खूबसूरत शक्ल सूरत वाला और पढ़ा लिखा लड़का चाहिए था। मेरे माँ बाप ने समझा मेरी लॉटरी लग गई। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। लड़की खुद मुझे देखने आई थी। बेइंतहा मेकअप और मॉडर्न थी। जाहिर है यूरोप से आई थी तो मॉडर्न तो होती ही। मैं कुछ शर्मा सा गया। वो लोग आंगन में बैठे रहे। माँ ने चाय और बिस्कुट वगैरह पेश किए। उस रिश्तेदार औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें हिंदुस्तान खींच लाने वाली बात ये थी कि बेटी की शादी हिंदुस्तान में करना चाहती थी। उनकी रजामंदी होते ही झटपट घरवालों ने मेरी शादी तय कर दी। मुझे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। दयाराम मेरा दोस्त बहुत खुश हुआ, बोला चल बे, तेरी किस्मत जाग गई, बाहर जाकर घर के हालात बदलेगा। मैं उदास था, उस घर को छोड़ने से, उस गांव को, उस वतन को। वो कितनी देर मुझे समझाता रहा और फिर मैंने हालात के सामने सर झुका दिया। मैं छोटे से गांव से बहकर फ्रांस आ गया। फ्रांस की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। व्यस्त लोग, व्यस्त ज़िंदगी। मुझे एडजस्ट होते होते कई महीने बल्कि साल लग गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उस ज़िंदगी में ढलता चला गया। ज़िंदगी की सहूलियत देखी तो आंखें चकाचौंध हो गई। पहली कमाई में से कुछ रकम घर भेजी तो ढेरों आशीर्वाद समेटे। फिर यह हर बार का काम बन गया। मैं यही समझता रहा कि कुछ रुपये भेजकर मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। कभी कभार खत लिख देता। फिर बाबा से कहकर मैंने घर में टेलीफोन लगवा लिया और माँ बाबा से बात शुरू हो गई। कई बार दयाराम का भी पूछा, मगर इतनी फुर्सत न मिलती कि उसे घर पर बुलवा कर बात कर लूँ। फिर बाबा से भी बात कम कम होने लगी। पहला झटका उस वक्त लगा जब माँ की बीमारी की खबर मिली। फॉलिज का अटैक हुआ और साथ ही दिल पर असर पड़ा। उन्हीं दिनों में 2 नौकरियां कर रहा था। मेरी जिंदगी में रेमी के साथ साथ ननिहाल की भी बढ़ोतरी हो चुकी थी। सोफिया भी छोटी थी। रेमी भी काम छोड़कर बैठी थी। मैं चाहते हुए भी माँ के स्वर्गवासी होने पर हिंदुस्तान न जा सका। कई दिन रोता रहा, मगर मजबूरियां आड़े आ गई। बाबा को मजबूरी बताई तो दम साधे सुनते रहे। कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ तू मजबूर है। दयाराम का अफसोस वाला खत मिला। उसने पहली बार मुझे खत लिखा था। शायद बाबा से मेरा पता लगा लिया हो। उसका खत पाकर दिल को सुकून मिला। सोचा जवाब जरूर लिखूंगा, मगर सोच सोच ही रही और खत लिखने का वक्त ही नहीं मिला। वक्त गुजरता रहा। बाबा की तबीयत खराब रहने लगी थी। सोचा इस बार भूल नहीं होगी, जरूर जाऊंगा। ताया ने फ़ोन पर आने को कहा था। बेटा एक बार बाप से मिलने आ जा, फिर शायद मौका न मिले।
दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। फौरन हिंदुस्तान पहुंचा। बाबा शायद मेरी राह देख रहे थे, मुझसे मिले और चंद ही दिनों में वो भी स्वर्गवासी हो गए। दयाराम उन दिनों बीमार था। मुलाकात हुई, तड़पती सी आवाज़ में बोल रहा था। मेरे माँ बाप का बहुत अफसोस कर रहा था। मुझे अपने गम में ये पूछना तक याद नहीं रहा कि उसके घर में कौन कौन था, माँ बाप, पत्नी, बच्चे सभी कैसे हैं। बस फिर मैं हिंदुस्तान से फ्रांस वापस आ गया। दयाराम से माँ बाप के अलावा वापसी पर मुलाकात ना हो सकी। अब लगता था हिंदुस्तान में कुछ रहा ही नहीं। गांव, दोस्त, गलियां सब भूल गए। फ्रांस आकर कुछ रोज बाबा के गम में घुलता रहा, फिर फ्रांस की जिंदगी में मग्न हो गया। कई साल गुजर गए थे। इन सालों में लूसी और राहिल भगवान ने मुझे दिए, तो जैसे जिंदगी सीमित होकर रह गई। हिंदुस्तान की जिंदगी कभी कभी बहुत याद आती है, मगर फुर्सत ही ना मिलती कि किसी से बात हो सके। ताया से कभी कभार बात हो जाती, वो भी जब वो खुद फोन करते। वक्त गुजरता रहा। सोफी स्पोर्ट में करियर बनाने लगी। लूसी ने यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हुए एक अमेरिकन लड़के से पसंद की शादी कर ली और अमेरिका चली गई। और राहिल मेरा बेटा, वो कई कई दिन शक्ल ही नहीं दिखाता था। कभी काम के सिलसिले में लंदन तो कभी स्पेन। रेमी अपने रिश्तेदारों से मिलने मिलाने, दावतें करने और उनको अटेंड करने में बिजी रहती। पहले पहल वो मुझे भी जोर देती, मगर मेरा दिल नहीं चाहता था, इसलिए वो भी लापरवाह होती गई। मैं 60 साल से ऊपर का हो गया, कमरे की छोटी सी जिंदगी में सीमित होकर रह गया। कभी जो राहिल आता तो उससे गिला करता कि बाप के लिए भी तेरे पास वक्त नहीं, तो वो हंसकर कहता, डैड, माई करियर, माई फ्यूचर, मेरा भविष्य ही मेरा सब कुछ है। मैं दिल मोड़ कर रह जाता। रेमी हिंदुस्तान चले, एक दिन मैंने कहा तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। क्यों, कौन है वहाँ? मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, रिश्तेदार। इतना कहना था कि वो कह कहा लगाकर हंसते हुए बोली, ओह, उनसे तो तुम बहुत पहले छूट आए थे। मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने मिन्नतें की तो वो बोली, सॉरी, मेरे पास तो वक्त नहीं है। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, थोड़ा चेंज हो जाओगे। इतना कहकर वो उठकर चली गई और मैं उसे जाते देखता रह गया। मैं गुजरे लम्हे याद करके उदास होने लगा। मैं जरूर जाऊंगा हिंदुस्तान। वहाँ मेरे माँ बाप की समाधियाँ हैं, वहाँ मेरे दोस्त हैं, मोहल्ले, गांव के लोग। मैंने ट्रैवल एजेंसी का रास्ता पकड़ा और हिंदुस्तान की टिकट कटाई और तैयारी करने लगा। रेमी, राहिल, किसी ने सवाल नहीं किया। सबने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई बात ही ना हो। मैं अपना बैग तैयार करके हिंदुस्तान के लिए उड़ान पकड़ने वाला था। किसी के पास वक्त नहीं था कि मुझे एयरपोर्ट तक ही छोड़ने आ जाता। हिंदुस्तान आया तो पता चला ताया तो बेचारे बहुत बूढ़े हो चुके थे, किसी को पहचानते भी नहीं थे, बिस्तर पर लग गए थे। ताया का बेटा गांव छोड़कर जा चुका था, पता नहीं कहाँ, किसी को पता नहीं था। उसके बच्चे शहर चले गए तो उसे भी अपने साथ ले गए। दयाराम का ख्याल आया तो पता चला वो भी गांव छोड़ चुका था, किसी पास के गांव में था। पता करते करते सही पते पर जा पहुंचा। उसके बेटे की छोटी सी किराने की दुकान थी। उसकी मौत का पता चला तो दिल खून के आंसू रोने लगा। बोझल कदमों से वापस अपने गांव आ गया। वही गलियां, बस लोग बदल गए थे। मुझे पहचानने वाले बहुत कम थे। कुछ बुजुर्ग, मेरे दूर के रिश्तेदार, मगर कोई बीमार था तो कोई लाचार। अक्सर मौत की आगोश में सो चुके थे। मैं फटी फटी आंखों से गांव के उन रास्तों को देखता जहां हम कभी खेला करते थे। आज वो गलियां, रास्ते सब उदास थे। शमशान घाट पहुंचा जहां सभी राख के ढेर हो चुके थे। दयाराम की राख भी उसी शमशान घाट में कहीं गुम होकर रह गई। भगवान से उन सब के लिए प्रार्थना की। दयाराम की वसीयत थी कि उसका अंतिम संस्कार उसी के गांव के शमशान घाट में किया जाए। उसकी वसीयत पर उसका अंतिम संस्कार उसी के गांव में किया गया था। मैं कितनी देर किसी की राख के ढेर के पास बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। खामोश शमशान घाट में उदास और बेरंग मिट्टी को घूरता रहा। मैं उठा और बोझल कदमों से शमशान घाट से निकल आया। कुछ बच्चे रास्ते में खेल रहे थे। मुझे अपना वक्त याद आने लगा। गरीबी थी, मगर कितना अच्छा वक्त था। दोस्त, माँ बाप सभी पास थे।
मगर आज उन रास्तों पर धूल के सिवा कुछ न था। बस कुछ बेनाम कदमों के निशान थे जो चीख चीख कर मुझसे कह रहे थे, कहाँ है आज वो पल, सारी जिंदगी तेरी दौलत, क्या तेरा दिल खुश है, सब कुछ खो दिया तूने अपने प्यारे उस वतन के लिए जो कभी तेरा था ही नहीं, जिसने तेरी औलाद को तुझसे दूर कर दिया। तेरी मंजिल कहाँ है, जाकर सुकून तलाश कर, अगर कहीं मिल सके। तो मैंने मुड़कर देखा और शमशान घाट की तरफ देखकर दिल में तड़प कर बोला कि यही तो थी मेरी मंजिल, यही मेरा सुकून है। जहाँ मेरे अपने थे मैं पता नहीं कहाँ भटक रहा था। कुछ देर यूं ही खड़ा सोचता रहा और फिर ताया के घर चल पड़ा ताकि उस आखिरी इंसान के पास कुछ वक्त गुजार सकूं और फिर अपनी वसीयत लिख सकूं कि मुझे फ्रांस के बजाय इस मिट्टी में राख बनाकर समर्पित किया जाए, वरना शायद मेरी आत्मा हमेशा बेकरार होकर भटकती रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।